ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी चुलबुली फीमेल लीड जेनी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने अंकल आंटी के घर पर आई थी और साथ साथ उनके लिए हैंस एंड चिकन्स भी लेकर आई थी आते विलेज के साइड से। पर अंकल आंटी तो यहाँ पर उन चीजों से इरिटेट हो जाते। उन्हें पता होता है कि जेनी यहाँ पर गाँव से बिलोंग करती, इसलिए यहाँ पर उसकी हरकतें कितनी ज्यादा वियर्ड है। हल्का सा भी क्लास नाम की चीज नहीं है उसके अंदर, लेकिन क्लास क्या ही करेगा अगर इंसान के अंदर इंसानियत ही ना हो तो। अब दूसरी ओर अंकल आंटी ने यहाँ पर स्पेशली उसे बुलाया होता है, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर वो चाहते हैं कि जिसकी शादी उनकी बेटी जेसी के साथ होने वाली है, अब वो पर्सन यहाँ पर जेनी के साथ शादी करे। जेनी यहाँ पे पूछने लग जाती कि ऐसा क्यों, तो वो लोग बता रहे थे कि देखो बेटा वो बस डिसेबल्ड पर्सन है, लेकिन हाँ उसके पास ढेर सारी धन दौलत है, तुम उसके साथ रहोगी तो हमेशा खुश रहोगी। जेनी बोलती कि अगर ऐसी बात है तो अब जेसी की शादी करवा दीजिए, मैं क्या करूंगी, वो तो यहाँ पर खुश रहेगी तो अच्छी बात है। ये सुनते यहाँ पर जेसी जेनी पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम होती कौन हो यहाँ पर सब कुछ बताने वाली, तुम्हें यहाँ पर कोई भी सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। अगर मेरे मॉम डैड ने कह दिया कि शादी होकर रहेगी तो फॉर श्योर शादी यहाँ पर होकर रहेगी, तुम्हें अब कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं है एंड तुम्हें हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। एंड जब वो ये सब बोल रही थी तब जेनी का ध्यान उसके जेब के ब्रेसलेट पर बच जाता है, जो ब्रेसलेट यहाँ पर जेनी की मम्मा को बिलोंग करता था। तो वो जेसी से यहाँ पर छीनने लग जाती कि उसकी मॉम का है। जेसी बोलते कि चुप करो, जो भी तुम्हारे माँ बाप का बस सब कुछ हमारा है, इसलिए ऐसा प्रेटेंड मत करो कि जैसे तुम इन चीजों को ऑन करती हो। एंड यहाँ पर हाथापाई में जेसी जेनी को धक्का मार देती है। जेनी यहाँ पर कहने लगती कि मैं तो बस मेरे सिस्टर के बारे में सोच रही हूँ, जरा देखिए एक ब्रेसलेट तो गिव अप करने के लिए वो रेडी नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो सोचिए कि अगर उसके अमीर खानदान में शादी नहीं होगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी। आप लोगों को उसके बारे में तो सोचना चाहिए। ये सुनते आंटी यहाँ पर जेसी के पास आ जाती है और उससे वो ब्रेसलेट मांगने लगती है। जैसे कहती कि माँ मैं ये सदियों से पहन कर रही हूँ, मुझे इस ब्रेसलेट की आदत है और मैं इस गधी के लिए ब्रेसलेट नहीं निकाल रही हूँ। जेनी क्लियरली कह देती है कि अगर ये ब्रेसलेट मेरे पास आता है तो मैं फॉर श्योर शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। और ये सुनती आंटी यहाँ पर ब्रेसलेट जबरदस्ती निकाल कर जेनी को दे ही देती है। जेनी यहाँ पर चली जाती है अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए। इसके पहले वो हो परिवार में जाए, वो आकर अपने ग्रैंडपा को प्रॉमिस कर रही थी कि वो बीच बीच में यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जरूर आती रहेगी। एंड हाँ उसके अंकल आंटी ने उसे ये तक कहा था कि अगर वो परिवार में जाती है तो फिर यहाँ पर ग्रैंडपा के मेडिकल बिल्स वही लोग पे करेंगे। इस वजह से तो वो घर आने के लिए वापस चली थी। एंड फाइनली ग्रैंडपा को गुड बाय बोलकर वो अपना लगेज पैक करके निकल पड़ी वो परिवार में जाने के लिए। अब यहाँ पर जेनी उस घर पर चली तो जाती है बट कोई नहीं होता और वहाँ का आंगन बहुत ही ज्यादा डर्टी था। पर जेनी को पता होता है कि इससे भी ज्यादा खराब घर उसने घर देखा हुआ है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर क्लीनिंग करना शुरू कर देती है। पर इतने में आंटी आती है जो कि उस पर चिल्लाते हुए आ जाती है, ये कहते हुए कि तुम मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकती हो। जेनी बोलती कि तुम्हारा घर है, दिखाओ प्रॉपर्टीज के पेपर, कहाँ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। एंड इसी बीच यहाँ पर हमारा मेन लीड व्हील चेयर पर बैठकर आ रहा होता है एंड उसका नाम यहाँ पर चान होता है। चान यहाँ पर जैसी जेनी को देखता है वो यहाँ पर बस उसकी बातें सुन जाता कि किस तरीके से यहाँ पर वो लड़ झगड़ रही है। अब आंटी और जेनी के बीच में फिजिकल फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर आंटी जेनी को ऐसा धक्का मारती कि जेनी सीधा जाकर चान के व्हील चेयर के ऊपर बैठ जाती है। एंड जेनी यहाँ पर जैसे ही चान को देखती है वो समझ जाती है कि वो उसका फियांसे है, तो वो अभी से यहाँ पर हैबिट डाल देते हैं उसे हस्बैंड बुलाने की। ये सुनते यहाँ पर चान उसे अपने आप से दूर करता है एंड कहते कि देखो गलत मत समझो बट मुझे हस्बैंड बुलाना बंद करो। जेनी कहते कि तुम भूल गए कि तुम्हारी शादी यहाँ पर जियांग परिवार के बेटी के साथ होने वाली है। एंड ये सुनते यहाँ पर चान को भी समझ आ जाता है कि वो जियांग परिवार की जरूर बड़ी बेटी होगी। इतने में यहाँ पर एक और आंटी आ जाती है जो कि वो फर्स्ट वाली आंटी से झगड़ना शुरू कर देती है कि आखिर तुम यहाँ पर इस बच्ची को भगाने की कोशिश क्यों कर रही हो, तुम तो उसे जजा कर रख रही हो, तुम तो पहले यहाँ पर बेचारे बच्चे को तंग कर रही थी, वो इंसान जो कि चल भी नहीं पा रहा और अब तुम यहाँ पर उसकी वाइफ को भी तंग करने लग गई हो। ये सुनकर यहाँ पर जेनी को रियलाइज होता है कि चाहता कितनी मिजरेबल लाइफ जी जाए। एंड तब तक यहाँ पर आंटी कह देती है कि मुझे मेरा कंपेंसेशन चाहिए, नहीं दोगे तो यही बैठ कर रोती रहूंगी। एंड वो बैठ कर नाटक करना शुरू कर देती है, पर जेनी भी कुछ कम नहीं होती, वो भी नीचे गिर जाती है बताने लगती है कि किस तरीके से आंटी के धक्का मारने की वजह से यहाँ पर उसकी एंकल्स ट्विस्ट हो गए और वो अब ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। और जब जेनी यहाँ पर बताती है कि जेनी का कंपेंसेशन आंटी के कंपेंसेशन से 3 गुना बड़ा है, आंटी यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रही हो। जेनी बोलती कि हाँ मैं थोड़ी ना पुलिस हूँ, एक काम करती हूँ मैं पुलिस को बुला लेती हूँ, वो आपके साथ बराबर से यहाँ पर जस्टिस कर लेंगे। ऐसे कहकर वो पुलिस को कॉल लगाने का नाटक करती है, लेकिन आंटी वहाँ से भागी जाती है डर के मारे। अब दूसरे यहाँ पर जेनी इस घर को देखकर समझ जाती है कि उसके मॉम डैड ने यहाँ पर से झूठ बोला है कि घर वालों के पास यहाँ पर पैसे। तब तक यहाँ पर चान उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कह देते हैं। जेनी बॉक्स लेकर जाती है, सोचती है कि चान कितना जनरस है, मुझे यहाँ पर मेडिसिन लगाने वाला है, लेकिन वो तो यहाँ पर अपनी खुद की हाथों की चिंता कर जाता। फिर भी जेनी यहाँ पर बुरा नहीं मानती, वो उसकी उल्टा यहाँ पर मदद करने लग जाती है। और इसी बीच यहाँ पर उसे कह देती है कि देखो जब तुम्हें ठीक लगे हम जाकर यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं, चाहिए तो अभी भी जा सकते हैं। लेकिन चान यहाँ पर मना कर देता है, वो कहते कि नहीं मेरे परिवार वाले यहाँ पर बहुत गरीब है, हम पेनीलेस है, अगर चोर हमारे घर पर चोरी भी करने आएगा तो वो यहाँ पर हमें कुछ पैसे देकर जाएगा।
इसलिए यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ रह रहकर तुम भी उस पूरे के पूरे स्ट्रगलफुल लाइफ में आ जाओ। जेनी बोलती कि तुम चिंता क्यों करते हो, ये मेरी लाइफ का डिसीजन है, मैं खुशी खुशी लेना चाहती हूँ एंड मैं आगे जाकर ना रिग्रेट करूंगी ना तो मैं अबंडन करूंगी, पर तुम मुझे अबंडन मत कर देना। ये सब कुछ सुनकर तो छान को नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसी लड़की हुई, बिकॉज आजकल के लड़के तो यहाँ पर पैसे ही देखा करती है एंड छान ने ऑलरेडी यहाँ पर जेनी के बारे में पता लगा कर रखा था कि जेनी यहाँ पर कितनी ज्यादा विशियस पर्सन है, उसे पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है। बट यहाँ पर जेनी जिस हिसाब से दिख रही है वैसी वो है नहीं, बिकॉज असल में यहाँ पर छान ने जेनी नहीं बल्कि जस्सी के बारे में पता किया था। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि कल को मेरा ये चीज क्या हो सकता है तो बिल्कुल नहीं, मेरी लोअर बॉडी एंटायरली पैरालाइज हो चुकी है। जेनी कहती है कि मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है, पर तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मेरी पूरी बॉडी एकदम फाइन है, देखना मैं यहाँ पे पैसे अर्न करने का काम बहुत अच्छे से कर लूंगी और रही बात बाकी चीजों की तो हम एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे कहकर यहाँ पर वो लगेज लेकर भागी जाती है। छान भी यहाँ पर कहता है कि ठीक है, देखता हूँ मैं कि आखिर इस लड़की का पर्पस क्या है मुझसे शादी करने का। और अब यहाँ पर वो चले जाते वॉक करने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लोग तो एक पॉइंट को ओन करते जिसके अंदर वो लोग फिशिंग करते। ये सुनकर तो यहाँ पर जेनी खुश हो जाती है एंड एक्साइटेड भी। ये सुनकर यहाँ पर जान करने लग जाता है कि इसमें एक्साइटिंग वाली कौन सी बात है, फिशेस बहुत बुरा स्मेल करती है और ऐसे भी अगर किसी को पता चला कि तुम्हारा हस्बैंड फिशिंग करता है, मछलियां सेल करता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। जेनी बोलती कि इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है, हर कोई काम यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होता और ऐसे भी तुम फिश को पकड़ रहे हो तब जाकर तो यहाँ पर लोग अपने डिश में फिश को इंक्लूड कर पा रहे, वरना लोगों को खुद ब खुद जाकर सब कुछ करना पड़ता है। एंड आज तक कोई यहाँ पर ऐसा आया नहीं है जो कि मुझे बुली कर सके और तुम्हें भी नहीं, देखना मैं तुम्हें बचा करके जाऊंगी। छाना से यहाँ पर क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर वो छान के साथ इतनी अच्छी क्यों है। जेनी बोलती है ये भी कोई सवाल है, तुम मेरे फियांसे हो और मेरे फ्यूचर हस्बैंड, मैं तुम्हें नहीं प्रोटेक्ट करूंगी तो किसे प्रोटेक्ट करूंगी, फिक्र मत करो कोई तुम्हें बुली नहीं करने आएगा। अब छान यहाँ पर जेनी को कुछ कहने वाला था पर इतने में यहाँ पर जेनी का ध्यान भटक जाता है क्योंकि यहाँ पे वापस से वो आंटी आ जाती है जो कि छान के तालाब में से फिशिंग कर रही थी बिना छान के परमिशन के, और ना ही यहाँ पे वो छान को उस फिश के लिए पैसे वापस देने वाली है। तो जेनी यहाँ पर चली जाती है, ये बोलने के लिए सब कुछ गलत है पर आंटी के अकॉर्डिंग ये चीजें गलत नहीं है, वो जो कुछ भी कर रही है सही कर रही है। एंड तब तक यहाँ पर गांव वाले भी इकट्ठा आ जाते हैं एंड जेनी यहाँ पर एकदम इनोसेंट जेनी बन जाती है। वो यहाँ पर इमोशनल होकर कहने लगती कि माफ करना, मैंने आपको रोकने की कोशिश की, आप जितना चाहे उतना फिश यहाँ से निकाल सकती है, मुझे मेरी परवाह नहीं है, मुझे तो यहाँ पे मेरे बेचारे हस्बैंड की परवाह है। इसकी शक्ल देखो कितनी पतली हो गई है, हमारे घर तो यहाँ पर ढंग से वन टाइम मील भी हम यहाँ पर खा नहीं पा रहे, पर कोई बात नहीं आंटी, आप अपना पेट भर लीजिए वही ठीक होगा। चान यहाँ पर समझ जाता है तो वो भी अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि सही कहा, एक काम करिए, ये पहली बार थोड़ी ना है जहाँ पर आप हमारे तालाब से फिश ले रही है, आप तो सदियों से करती आ रही है, कोई बात नहीं, आप जितना चाहे उतना ले सकती है, हम आपको रोकेंगे नहीं, भले हम यहाँ पर भूखे क्यों ना सो जाए। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर गाँव वाले जेनी और चान का सह लेने लग जाते और आंटी पर कह रहे होते कि तुम कितनी बुज़दिल हो, किसी के पेट से किसी का निवाला छीनने की कोशिश कर रही हो। एक तो ऑलरेडी दोनों डिफिकल्ट समय से गुजर रहे हैं एंड तुम उनके डिफिकल्ट समय में उन्हें और भी वर्स्ट पोजीशन पर लाकर खड़ा कर रही हो। वो आंटी भी यहाँ पर चिल्ला देती है कि चुप करो, तुम लोगों ने कब अपनी आंखों से देखा मुझे यहाँ पर मछलियाँ चलाते हुए। तो फिर यहाँ पर जेनी भी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है एंड जान भी कि सारी गलती यहाँ पर मेरी और मेरे पैरों की है कि मैं अपनी बीवी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। दोनों के दोनों यहाँ पर सचमुच मेड फॉर ईच अदर थे बिकॉज़ परफेक्टली रो रो कर नाटक कर रहे थे। अब गाँव वाले यहाँ पर आंटी से स्टिक छीनते हैं एंड लाकर यहाँ पर उन्हें वापस करने लग जाते हैं एंड उस नेट के साथ साथ उन्हें फ्री की एक फिश भी मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर घर की और वापस लौटने लग जाते हैं। एंड जब वो लोग वहाँ पर घर के पास जाते तब एक लग्जरियस गाड़ी होती है जो कि यहाँ पर इंतजार कर रही थी छान का। अब छान यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी जेनी को बताता नहीं है, वो एक्चुअली बताने वाला था जी, पर वो आंटी के फिशिंग करने की वजह से वहीं पर रुक जाता है। तब यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बॉस कहकर बुलाने वाला था, बट जान यहाँ पर उससे पहले ही इशारे कर देता है ताकि उसकी चोरी यहाँ पर पकड़ी ना जाए। जेनी यहाँ पर डाउटफुल हो जाती है कि आखिर इतनी लग्जरियस कार हमारे घर के बाहर क्या कर रही है। तब छान यहाँ पर बहाने मारकर उसे झूठ बोल देता है कि एक्चुअली ये बॉस है जो कि सिटी से बिलोंग करते हैं, इन्हें विलेज लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें बुलाया है ताकि ये आसपास की चीजें देखकर कुछ समझ सके। ये सुनते यहाँ पर जेनी कहती कि तो बहुत अच्छी बात है, हमने अभी अभी यहाँ पर फ्रेश फिश पकड़ी हुई है, हम वो आपके लिए कुक कर सकते हैं और ऐसे भी जो भी वेजिटेबल्स है वो सब कुछ बड़े ऑर्गेनिकली उगाए गए हैं, सिटीज की तरह नहीं जहाँ पर पेस्टिसाइड मिलाए जाते। सुनकर तो यहाँ पर वो यही सोच रहा था कि हमारे बॉस जो कि यहाँ पर सिर्फ एसी में बैठकर काम करना चाहते हैं वो आज यहाँ पर खेती बाड़ी कब से करने लग गए। तब तो यहाँ पर जान भी अपनी असिस्टेंट से मुझे बॉस कहकर बुलाता है और बड़े प्यार से बात करता है। जेनी चली जाती है कुछ वेजिटेबल्स को प्लग करने के लिए एंड तब यहाँ पर जान असिस्टेंट से कह रहा था कि मेक श्योर करना जेनी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। असिस्टेंट यहाँ पर जान को यही समझा रहा होता है कि अलग इंटरनेशनल डील साइन होने वाले, उनके क्लोजर के लिए वो सभी लोग जान के साथ मीटिंग करना चाहते, एक
फाइनल मीटिंग, जिसके बाद यहाँ पर डील साइन हो पाएगी। पर चान जब तक वापस नहीं आएगा वैसे वो मीटिंग हो कैसे सकती है। तब यहाँ पर चान उसे बता रहा था कि मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुकूंगा और फिर उस मीटिंग का क्लोजर जरूर करूंगा, लेकिन तब तक के लिए हमें इस एक्टिंग को जारी रखना होगा। मेक श्योर करना कि तुम अगर यहाँ पर आते रहो तो जेनी को गलती से भी यहाँ पर कोई भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। अब यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर जेनी काउंटिंग कर रही थी कि उसने कितने पैसे अर्न किए एंड आज के दिन उसने यहाँ पर 5000 यॉन अर्न किए होते। इतने में तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। चान यहाँ पर कहने लग जाता है कि इतना सा पैसा अर्न करके तुम इतनी ज्यादा खुश हो रही हो। जेनी बोलती कि इतने से पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है जब मैं एज अ क्लीनिंग स्टाफ वर्क किया करती थी तब मंथली मुझे 2500 यॉन मिलते थे और एक दिन में मैंने यहाँ पर 5000 यॉन अर्न किए। तो सोचो कि मेरी एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है। फिलहाल ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर चान डाउट करने लग जाता है कि जेनी जो यहाँ पर ऐसे क्लीनिंग स्टाफ वर्क कर रही थी वो तो एक अच्छे खानदान से बिलोंग जो करती है। और तब तक यहाँ पर जेनी वो सारे पैसे चान को देने लग जाती है, जो चीज देकर यहाँ पर चान तो एकदम ही इमोशनल हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो। जेनी बोलती है कि तुम इसे अपने पास ही रखो, इसे अपने पास सेफ ही रखना, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांग लूंगी। ऐसे भी हमें एक्सपेंसेस के लिए भी तो पैसे निकालने पड़ेंगे। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर चान को रियलाइज हो रहा होता है कि जो कुछ भी उसने जेनी के बारे में सुना है वो शायद से सब कुछ यहाँ पर झूठ है। आई नो जेन्युइनली ऐसी पर्सन नहीं है, पर उसे लगने लगता है कि वो भी सब कुछ सिर्फ यहाँ पर एक एक्टिंग ही है। और एक्टिंग भी है तो एक्टिंग कब तक चलेगी, एक ना एक दिन तो ये एक्टिंग रुकने ही वाली है। अब यहाँ पर जेनी सोने लग जाती है। शान कहते कह रही ये क्या, हम क्या यहाँ पर सीन बेड शेयर करने वाले। जेनी कहते कि तुम घबरा क्यों रहे हो, आई नो कि तुम्हारी लो बॉडी वर्क नहीं करती है और मैं इस चीज का फायदा भी नहीं उठाना चाहती। शान बोलता है कि वो बात नहीं है। जेनी यहाँ पर उसके ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पर दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जेनी कहती कि देखो टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम अपनी जगह पर सोगे, मैं अपनी जगह पर सोऊंगी और फिर यहाँ पर मॉर्निंग में उठकर मुझे वेजिटेबल्स पैक कर सिटी में सेल करने भी तो जाने, इसलिए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे इरादे हमेशा नेक होते, मैं कोई ऐसे वैसे थॉट प्रोसेस के साथ नहीं चलती हूँ। ऐसा बोलकर वो सोने के लिए चली जाती है, अपने दिल को समझाते हुए कि इतने जोर से धड़कना बंद कर दो। सेम यहाँ पर चान के साथ भी हो रहा था। चान को पता था कि दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट किसी कर चुके थे, लेकिन थे फिलहाल नहीं। अब यहाँ पर जेनी चली जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग मॉल में सारा का सारा वेजिटेबल सबमिट करने के लिए, जिनका क्वालिटी चेक भी यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुका है। वो यहाँ पर जा रही होती है ये सोचे कि न जाने आज के दिन में कितना आसान अर्न करेगी। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर मॉल में जेसी को देखते जो कि अपने बॉयफ्रेंड जैन के साथ होती है। जैन यहाँ पर कहने लग जाता है कि पता नहीं क्यों मॉम ने यहाँ पे मुझे इंसिस्ट किया है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट डायमंड रिंग खरीद कर दूं। ये सुनकर तो यहाँ पर जेसी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड कहती कह रही इससे मुझे याद आया कि नेक्स्ट वीक मिस्टर यू की एक बहुत बड़ी इवेंट पार्टी है, तो क्या तुम्हें वहाँ इनवाइट नहीं किया गया? अब जैन को पता होता है कि अब तक इनविटेशन उसके पास आया ही नहीं है, लेकिन वो बात यहाँ पर ये जेसी को कैसे बता सकता है। तो वो उसे यहाँ पर चोट कर देता है कि नहीं इनविटेशन क्यों आएगा, मुझे तो कॉल आया था जहाँ पर उनका जो पर्सनल असिस्टेंट है वो मेरा खास दोस्त है, तो मुझे तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर तो यहाँ पर जेसी खुश हो जाती कि चलो अच्छा है, अच्छा लड़का मैंने बताया है जिसके पास इतने सारे कनेक्शन है। जेन से कह रहे कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक देख कर आता हूँ। एंड जेन को पता होता है कि वो तो अपनी मॉम का कार्ड स्वाइप करेगा बिकॉज उसके पास खुद के पैसे इतने जो नहीं है। जैसे तो यहाँ पर डायमंड रिंग वाली बात सुनते बहुत खुश हो जाती है बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात है वो यहाँ पर जेन के साथ उसके पैसों के लिए एंड लग्जरियस लाइफ जीने के लिए है। अब यहाँ पर नेक्स्ट से चान भी चला जाता है इंस्पेक्शन के लिए और आज हमें यहाँ पे पता चलता है कि चान ने सिर्फ यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के बारे में ही नहीं बल्कि यहाँ पर अपने पैरों के बारे में भी झूठ बोल रखा है कि वो एक डिसेबल्ड पर्सन है। असल में यहाँ पर तो वो परफेक्टली फिट एंड फाइन पर्सन है जो कि अपने दोनों पैर पर खड़ा भी हो पा रहा है और भाग भी सकता है। डिसेबिलिटी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका नाटक है और कुछ भी नहीं। अब वो सभी लोग यहाँ पर चले जाते हैं चान के साथ में अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए। आज यहाँ पर होती है जेनी जो कि अपने सभी के सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से फूड ट्रे में एडजस्ट कर रही थी। और जब वो ये सब काम आराम से खुशी खुशी कर रही थी वो उसकी खुशी यहाँ पर जेसी से देख ही नहीं जाती। वो तुरंत ही वहाँ पर जेनी के पास आ जाती है उसका मजाक बनाने के लिए, अनुसी के ट्रेस को उठाकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर ऐसे सारे वेजिटेबल्स क्यों बेच रही हो, मुझे अच्छे से पता है कि ये सभी कितने ज्यादा इंजेक्टेड वेजिटेबल्स है, आखिर तुम यहाँ के कस्टमर्स के हेल्थ के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रही हो जेनी। अब ये बात सुनते यहाँ पर सभी के सभी कस्टमर्स घबरा जाते हैं कि क्या ये फूड यहाँ पर हमारी हेल्थ को पॉइजनस हो सकता है। जेनी यहाँ पर समझाती भी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड ने खुद इन सभी वेजिटेबल्स को अपने हाथों से उगाया है, ये सब के सब ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड मिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे उन्हें कहने लग जाती कि ले लीजिए, लेकिन बाद में अगर आपके बच्चों का पेट दर्द इमेंसली बढ़ जाएगा तो आकर यहाँ पर इस सुपरमार्ट को ब्लेम मत करिएगा बिकॉज यहाँ पर सचमुच ये कलर देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि इसके अंदर कितनी मिलावट की गई होगी। ये सुनते सभी उन पैकेट्स को रखते थे और दूसरे साइड चले जाते चीजों को खरीदने के लिए। वही इधर से उनके जाने के बाद जैसी यहाँ पर खुश हो जाती है और जेनी को समझ आ जाता है कि वो तो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। तो जेनी यहाँ पर जैसे से कहने लग जाता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम लगता है कुछ ज्यादा ही फ्री हो।
जैसे बोलते कि लाइफ एंजॉय उस डिसेबल पर्सन के साथ में। मुझे तो यहाँ पर खुशी हो रही है कि अच्छा है मेरी शादी यहाँ पर उसके साथ ही हुई, वरना एवरी मॉर्निंग मुझे यहाँ पर ये सब कुछ छोटे मोटे काम करने पड़ते, न जाने मेरी रेपुटेशन का क्या ही होता। जेनी का गुस्सा यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। वो कहते कि देखो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई खाते, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते। तब यहाँ पर जेसी हंसने लग जाती है एंड कहती कि पैसे के अलावा क्या ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड जान भी उसी समय उसी मार्ट में यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आया था। वो उन्हें देखते ही यहाँ पर रोक लेता है और दूर खड़े रहकर उनकी बातें सुनना चाहता था। मैनेजर वहाँ पर चले जाते हैं एंड जेनी यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती है कि किस तरीके से जेसी की रूमर्स की वजह से यहाँ पर उसकी वेजिटेबल्स अब सेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर उसकी वेजिटेबल्स की इंसल्ट करने की कोशिश की और उन्हें ऑर्गेनिक बुलाया है। वही दोस्तों यहाँ पर मैनेजर से जैसी सभी बातें छोटी छोटी कहने लग जाती है कि देखिए ये मेरी सिस्टर है, मैं यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनफैक्ट इसे जो ब्रेसलेट पहन रखा है ना वो तो उससे मुझसे जुड़ा है, वो तो इसके मॉम डैड की वजह से मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाई, वरना मैं तो इसे यहाँ पर कब का एक लाफा बचा दिया होता। ये लड़की सचमुच यहाँ पर भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो जेनी को वहाँ से जाने के लिए कह देते एंड नेक्स्ट डे से डिलीवरी भी करने के लिए मना कर देते। तो फिर यहाँ पर जान को भी गुस्सा आ जाता है कि मैनेजर जानबूझकर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और एक ही पर्सन की साइड ले रहा है। अब वो उठकर जाना तो चाहता था, बट यहाँ पर जेनी अपने आप के लिए इनफ होती है। वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि सब समझ रही हूँ मैंने यहाँ पर कोई डिजाइनर कपड़े नहीं पहने हैं ना, और ना ही मैं यहाँ पर सिटी साइड से बिलोंग करती हूँ, मैं विलेज से आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। ये ब्रेसलेट तो यहाँ पर मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा था, वो अब इस दुनिया में तो है ही नहीं। सभी के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग उसे लेकर बहुत बुरा फील करने लगते हैं एंड कहते हैं कि सचमुच ये रिच लोगों का कोई क्लास होता ही नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर अपने से नीचे लोगों को नीचे दिखाना जानते हैं। जेनी कहती है कोई बात नहीं, मुझे भी यहाँ पर अपनी सिस्टर की तरह प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने आप को ब्यूटीफुल बना लेना चाहिए था, शायद तब लोग मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले। ये सुनते तो वहाँ के लोग और हंसने लग जाते। कहते हैं कि इस लड़की की तो शक्ल देख के समझ आ चुका था कि इसने यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। जेनी कहती है माफ करना जैसी, मैं तो भूल गई, तुम तो किसी को पता नहीं लगने देना चाहती थी अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। एंड गुस्से में आकर जेसी उसे मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जेनी साइड हटती है तो जेसी नीचे जमीन पर गिर जाती है एंड भागता हुआ उसका बॉयफ्रेंड जेन आ जाता है उसे बचाने के लिए। एंड यहाँ पर जेसी उसे सारी कंप्लेन करना शुरू कर देती है। गुस्से में आकर जेन यहाँ पर जेनी को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तब तक यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट आ जाता है जो कि आकर जेन का हाथ पकड़ लेता है। एंड जेन यहाँ पर इस असिस्टेंट का कोई खास दोस्त नहीं होता, वो बस उसे जानता है किसी दूर के रिलेशन की वजह से। एंड असिस्टेंट को देखकर भी रिस्पेक्टफुली वो उसके साथ बातें करने लग जाता है। तब तक वहाँ पर चांदी व्हीलचेयर पर आ जाता है। जेनी यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम यहाँ पर इस टाइम में क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर वो झूठ कहता है कि मैंने कहा था ना ये बॉस, मैं इनसे यहाँ पर मीटिंग के लाया था, तो सोचा कि वेल ड्रेस्ड होकर रहता हूँ, ऐसे भी ड्रेस से बचा करूंगा तो मीटिंग अच्छी जाएगी। और क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? जेनी बोलती कि तुम तो एकदम हाई क्लास मॉडल की तरह दिख रहे हो, एकदम हैंडसम ही। हाँ, ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर जेसी को समझ आता है कि ये तो उसका गरीब डिसेबल्ड बॉयफ्रेंड है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी तो जेसी को सुनाना शुरू ही कर देती है कि गुस्से में आकर जब जेसी उसे मारने वाली थी, जेनी साइड हट जाती है, पर जेनी यहाँ पर नहीं रुकता। वो तो उसका सर यहाँ पर उस फूड कार्ट से टकरा देता है, जिस वजह से यहाँ पर जेनी को ब्लीडिंग होते है, वो बेहोश होने लग जाती है। असिस्टेंट तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कह देता है एंड यहाँ पर जान को गुस्सा आने लग जाता है, जो कुछ भी हुआ रीजंस की वजह से। जैन कहता है कि देखो ज्यादा नाटक करना बंद करो, ऐसे भी हल्की सी चोट लगी है, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे पे कर दूंगा, ज्यादा भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जान अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट सभी गार्ड से कहकर जेसी को और जैन को दोनों को यहाँ पर पकड़ा लेता है। जैसी बोलने लग जाती कि ये तुम क्या कर रहे हो, बोलो मत कि जैन की कंपनी यहाँ पर तुम्हें चीजें सेल आउट करती है। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है कि जैन की अकेली की तरह ना कंपनी है और मैं जैन का यहाँ पर खास रिश्तेदार थोड़ी ना हूँ जो कि उसकी बातों में यहाँ पर आ जाऊंगा। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं है एंड इसलिए आज मैं यहाँ पर डिसीजन बना रहा हूँ कि अब से यहाँ पर हमारी कंपनी नहीं बल्कि वो हर एक कंपनी जो कि तुमसे सप्लाई लिया करती थी बंद करेगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर उन्हें यहाँ पर हमारी यू कंपनी से पंगा लेना पड़ेगा। ये सुनते यहाँ पर तो जैन उसके पैरों में गिराने लग जाता है, मगर उसे पता जो होता है जो उनकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ यू कंपनी की वजह से चल पा रही है और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर असिस्टेंट उसे माफ नहीं करता है। वही दोस्त हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनी धीरे धीरे होश में आ रही थी और उसे ये सब विजुअलाइज हो रहा था कि जब वो हॉस्पिटल में आई थी तब यहाँ पर जानी हेल्प करता बेड को पुश करने के लिए, और डर के मारे यहाँ पर वो उठ जाती है। जैसे वो उठती है वैसे यहाँ पर जान तुरंत यहाँ पर व्हीलचेयर पर बैठ ही जाता है। अगर तो यहाँ पर वो जान के नाम से चिल्लाती है। जान तुरंत उसके पास जाता है, जेनी से कहते कि तुम्हारे बैग ठीक हो गए। जान समझ जाता है कि जेनी को चीजें याद है, तो वो से यहाँ पर ऐसा बोलने लग जाता है कि मे भी तुमने यहाँ पर अच्छा सपना देखा होगा एंड आई रियली होप कि मेरे पैर सचमुच ठीक हो जाए। मनी मन यहाँ पर वो डाउट कर रहा था कि वो जब जेनी को उसकी सच्चाई पता चले तो क्या फिर भी यहाँ पर जेनी उसे उतना ही लव करेगी या फिर झूठ बोलने के लिए उसे हेट करने लग जाएगी। एंड जेनी यहाँ पर जान को मोटिवेट कर रही थी ये कहते हुए कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों एक साथ मेरा तो सारी चीजें यहाँ पर अच्छी होंगी और बेटर होंगी और गुड होंगी, देखना तुम्हारे पैर भी इसी तरीके से यहाँ पर ठीक हो जाएगा।
इतना सब कुछ महारानी बोल तो देती है, लेकिन यहाँ पर सर में दर्द शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर उसे चक्कर आने लग जाते और वो सही जगह पे गिर जाती है। अब दोनों की क्लोजनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, पर तब तक वहाँ पर नर्स आ जाती है बिकॉज़ अब यहाँ पर जेनी का जो भी बैंडेज है उसे चेंज करना है। तो फिर ये सब कुछ यहाँ पर शान खुद से कर लेता है। शान को लग जाता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एटलीस्ट एक वीक तो जाएगा तुम्हारे इस स्कार को हील होने के लिए। जेनी बोलती है कि अगर तुम चाहो तो जल्दी भी जा सकता है। ऐसा बोलकर वापस एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं, पर इस बार वापस से यहाँ पर नर्स आ जाती है हॉस्पिटल का बिल लेकर और उनकी किस एक बार फिर से यहीं पर रुक जाती है। इधर से बाद में यहाँ पर बिल देखकर तो जेनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है कि इतना सारा बिल कहाँ से आ गया, इतना सारा बिल हम नहीं पे करने वाले। हॉस्पिटल है या फिर कोई लग्जरियस खाने की जगह जहाँ पे इतना सारा बिल दे दिया हमारे हाथ में। छानू से कहते कि देखो जेनी मेरे पास पैसे हैं, मैं पे कर सकता हूँ। जेनी कहती कि नहीं है पैसे, हम इतना पैसा वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा वो कहकर उठ रही हुई थी कि तब तक उसे यहाँ पर अपनी आंटी की चिल्लाने की आवाज आ जाती है और उसे अपने इस बिल का स्पॉन्सर भी मिल जाता है। वो तब भाग कर यहाँ पर आंटी के पास चली जाती है और वो चली जाती है आंटी के पास बताने के लिए कि मेरी ये हालत आपकी डॉटी की वजह से हुई है। आंटी बोलती कि देखो तुमने कुछ ऐसा काम किया होगा, इस वजह से मेरी बेटी ने हाथ उठाया होगा। जेनी बोलती कि आपकी बेटी आप ही की तरह है और अब आपको यहाँ पर भरपाना करना पड़ेगा, बिल तो आप ही पे करेंगी। लेकिन आंटी यहाँ पर मना कर देती है कि वो कोई बिल नहीं पे करने वाली। जेनी कहती कोई बात नहीं मत करिए और उसे पता होता है कि वो विक्टिम का प्ले करना शुरू करेगी। एंड यहाँ पर वो इनोसेंट बनने का नाटक वापस से करने लगती है एंड कहती है कि माफ करिए आंटी, मत पे कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं कितनी बड़ी बर्डन हूँ। मुझे माफ करना कि मैं कभी भी आप लोगों के जैसी सोसाइटी में फिट नहीं रह पाई। वो क्या है ना मेरे सर पर किसी का हाथ ही ना मेरे पास इतने पैसे। कोई बात नहीं, मैं एक एक कर EMI के तरीके से इन पैसों को चुका दूंगी। आपको अपनी बेटी की भरपाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सह लूंगी। क्या है ना मैं लोअर क्लास से बिलोंग करती हूँ। ये सब कुछ सुनकर तो वहाँ के लोगों को गुस्सा आ जाता है कि ये कैसी औरत है, इतना पैसा होने पर भी कितना घमंड इसके अंदर भरा पड़ा है। आंटी को गुस्सा आ जाता है बिकॉज जेनी के बोलने की वजह से अब यहाँ पर उनकी रेपुटेशन जो डाउन हो रही है। इस वजह से वो जेनी को थप्पड़ मारने वाली थी, पर छान यहाँ पर आंटी को वार्निंग दे देता है कि आप मेरी वाइफ पर हाथ नहीं उठा सकती है। आंटी कहती है कि ओह तो तुम उसके डिसेबल्ड हस्बैंड। देख के समझ आ जाता है कि गरीबी की बू आ कहाँ से रही थी। शान कहते कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि मैं आप लोगों की तरह यहाँ पे अमीर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरी वाइफ की बेइज्जती इस तरीके से करेंगे और उसे थप्पड़ मारेंगी। मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता, इसलिए हम दोनों बस आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आंटी कहते कि अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अब माफी मांग रहे हो तो ढंग से मांगो ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ भी कर दूं। अब दोनों यहाँ पर सॉरी बोलने वाले थे कि तब तक वहाँ के लोग आंटी पर चिल्लाने लग जाते कि कितनी विशियस पर्सन है ये, खुद ही गलती करती है एंड अपने से छोटे लोगों को नीचा दिखाती है। भगवान ऐसा दिमाग किसी को ना दे। एंड एक नहीं बल्कि सभी के सभी पेशेंट्स और उनके रिश्तेदार मिलकर यहाँ पर आंटी पर एक साथ अटैक कर देते। आंटी तो पागलों की तरह चुप चुप चिल्लाना शुरू कर देती है एंड ये आवाज सुनकर डीन वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर आंटी को लग रहा था कि एक अमीर होने के नाते डीन जरूर यहाँ पर आंटी का साइड लेगा। तो वो यहाँ पर जैसे ही वो छान की तरफ देखते छान कहने लग जाता है कि देखिए डीन हम तो गाँव से बिलोंग करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये हॉस्पिटल हमें यहाँ पर पार्शलिटी के साथ ट्रीट करेगा। डीन छान को यहाँ पर अच्छे से जानता है, इसलिए वो मना कर देता है एंड कहते कि नहीं आप गलत समझ रहे, यहाँ पर हमारे लिए हर कोई एक बराबर है, भले वो अमीर या गरीब क्यों ना हो। एंड इतने में यहाँ पर राजी धमकी देने लग जाती कि भूलो मत मेरी बेटी का हस्बैंड यहाँ पर जैन है जो कि हुआ फैमिली से बिलोंग करता है। एक बार उन्हें पता लग गया इन चीजों के बारे में तो आपकी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। हॉस्पिटल का डीन बताने लग जाता है कि उनसे तो हम इन्वेस्टमेंट्स लेना भी नहीं चाहते, अगर हम उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पंगे पड़ जाएंगे यू कंपनी के साथ में। उनके असिस्टेंट ने स्पेशली आकर हमें बताया है कि आकर उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। ये सुनकर आंटी यहाँ पर हैरान हो जाती है कि वो सेन जिसके पास इतनी पावर हुआ करती थी एक पल में यू परिवार की वजह से उसकी पावर छीन ली गई है। वह दूसरे यहाँ पर तो जेनी को बहुत मजा आ रहा होता है। जेनी पूछने लगती कि क्या उन्होंने सब कुछ हमारी वजह से किया। शान कहते कि हो सकता है, अब तुम्हें तो पता है कि मैं कितना हम्बल एंड काइंड पर्सन हूँ। ये चीज तो यहाँ पर असिस्टेंट को बहुत पसंद है एंड आई थिंक इसलिए वो भी यहाँ पर सही डिसीजन ले रहे हमारे लिए स्टैंड लेकर। एंड ये सुनकर जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है कि अभी भी इस दुनिया में अच्छाई बची हुई है। आंटी तो वहाँ से बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर चान उन्हें रोकता है एंड कहता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, गलती तो आपकी बेटी की वजह से हुई है। आंटी मना कर देती है तो फिर चान यहाँ पर डीन को इशारे करता है एंड डीन यहाँ पर आंटी को समझा रहा होता है कि देखिए आपको पे तो करना पड़ेगा, अगर असिस्टेंट को पता चला कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है और हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है तो फिर आपकी फैमिली को भी टारगेट किया जाएगा जैसे होल फैमिली को किया जा रहा है। ये सुनते आंटी तुरंत रेडी हो जाती है पे करने के लिए। अब जेनी तो यहाँ पर सिर्फ 5 के इशारे करती है एंड आंटी से 50,000 यहाँ ट्रांसफर कर देती है। ये देखकर जेनी बहुत खुश हो जाती है एंड छान से कहती कि बस 2-3 बार और मुझे यहाँ पर जैसी पिट दे, फिर देखना ऐसी कंपेंसेशन के नाम पर पैसे जमा हो जाएंगे तुम्हारे पैरों का इलाज करवाने के लिए।
ये सुनकर यहाँ पर जान को बहुत बुरा लगता है कि जेनी आखिर कितनी सिली एंड डम है जो कि अपने आप को हर्ट करना चाहती है वो पैसे जमा करने के लिए जिन पैसों से यहाँ पर वो उसके पैरों का इलाज करवाएंगी। अब यहाँ पर जेसी और जेन एक साथ बैठे हुए थे जहाँ पर जेसी को समझ ही नहीं आया था कि अगर वो परिवार का सारा कॉर्पोरेशन खत्म हो चुका है तो जेन के यहाँ पर अब बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके पास पैसे बचेंगे नहीं और अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तो यहाँ पर अपना न्यू टारगेट ढूंढना होगा। जेन यहाँ पर उसके लिए चाय लेकर आता है एंड जैसे यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही थी जेन यहाँ पर उसे जज करना शुरू कर देता है एंड कहने लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ने का तो नहीं सोच रही ना, बिकॉज भूलो मत तुमने यहाँ पर जेनी को हर्ट किया, इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतने से रीजन की वजह से तुम सिर्फ मुझे ब्लेम करोगी। जैसे कहते कि नहीं बेबी मैं ये सब कुछ नहीं सोच रही, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ कि आखिर हम तुम्हारे लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। ये सुनकर जेन खुश हो जाता है कि जैसे यहाँ पर उसी का साथ दे रही है, पर उसे क्या पता मनी मन यहाँ पर वो अपने नेक्स्ट टारगेट को फिक्स करने का सोच रही है और अब आखिर ये उसके ऊपर पैसे कैसे खर्च करेगा ये भी सोच रही है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को जो कि यहाँ पर छान के लिए एक अच्छा सा टैबलेट लेकर आ जाती है जो कि यहाँ पर छान की मदद करेगा सभी इन्वेंटरी स्टॉक को अपनी जगह पर रखने के लिए। छान उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो रहे हैं। जेनी कहती है कि इसे खर्च करना नहीं, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं और ये सब कुछ हम हमारे बिजनेस के लिए तो कर रहे हैं। अब देखना मेरे पास एक और फैंटास्टिक आइडिया है जहाँ पे मैं जाकर पर्सनली टेम्पलेट्स को देने वाली हूँ लोगों को, ताकि लोगों को हमारे बारे में और भी पता चले एंड हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाए। अब जैसे वो जाने वाली थी छान यहाँ पर जेनी को रोक लेता है, दोनों की क्लासेस बैठ जाती है एंड वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहते हैं कि इतनी सी बात तो तुम नॉर्मली भी कह सकते थे, उससे मुझे खींचने की क्या जरूरत थी। एंड फिर यहाँ पर दोनों साथ में चले जाते हैं टेम्पलेट्स को देने के लिए एंड यहाँ पर तो वो जानबूझकर भी उसे लेकर आई होती है बिकॉज छान दिखने में यहाँ पर हैंडसम है, तो वो सभी लड़कियों से कह देती है कि जो भी लड़के यहाँ पर स्पेशली इस लड़की को ऑर्डर देने के लिए आएगी उन्हें यहाँ पर हैंडसमनेस के लिए 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा लड़कियां तो रेडी हो गई थी छान को ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जिस चीज को सुनकर यहाँ पर शान तो शर्माने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो बारटेंडर के पास चली जाती है उसे अपने मार्केटिंग का टेम्पलेट देने के लिए एंड वो चीज आकर यहाँ पर जेन ले लेता है और मजाक बनाना शुरू कर देता है एंड उसी पोस्टर को वो यहाँ पर तोड़ कर फेंक देता है। जेनी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है पर उसे पता होता है कि गुस्सा कर तो कुछ मतलब नहीं है एंड जेन यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहा रहता है। जेनी छान के पास चली जाती है वापस अपना इमोशनल कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। जेनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं समझ सकती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे रिच नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कमाना छोड़ दूंगी। अब मैं चोरी चखाई थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पर अच्छा खासा काम करके पैसे अर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग हमेशा हमें भूल जान करने की कोशिश करते हो ताकि हम तुम्हारी जगह पे ना चढ़ जाए। अब ये सब कुछ सुनकर कैफे के सभी कस्टमर्स यहाँ पर जेनी का ही साइड ले लेते उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पैसा बोलता है यानी कि जैसे यहाँ पर जेन पैसे को बाहर निकालता है उन्होंने कहने लग जाता है कि जो भी इन कपल्स को यहाँ पर कर्ज करेगा उन्हें मैं ये बंडल ऑफ मनी दूंगा। अब दो लोग यहाँ पर चीजें करने भी लग जाते हैं जहाँ पर जेनी सोचते कि खैर पैसे के अलावा लोगों को क्या ही दिखता है, तो वो वहाँ से छान को लेकर जाना चाहती थी पर छान उसे रोकता है एंड कहता है कि मुझे भरोसा रखो। वो सभी से यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि इस तरीके की चीजें वो करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को कोर्ट में भारी भरकम कंपेंसेशन भी पे करना पड़ सकता है और सजा भी मिल सकती है। जेन यहाँ पर हंसने लगता है एंड कहता है कि तुम जैसे डिसेबल इंसान अब मुझ पर केस करेगा और मुझे बताएगा कि आखिर होता क्या है। मैं तुम्हें बता कर रख दूं कि जिस तरीके से तुम्हारे पैर नहीं बचे ना, क्या पता तुम्हारी पूरी जिंदगी ही ना बच पाए। और ऐसे भी मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें नील डाउन करवा कर तुमसे माफी मंगवा सकता हूँ। जेनी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती कि तुम्हारे सामने मेरा हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं करेगा। छान यहाँ पर कह रहा होता कि पहले तो मुझे लगता था कि तुम्हारी डार्क सर्कल से ज्यादा डार्क क्या ही हो सकता है, फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर दिख रहा है जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डार्क है। ये सुनकर तो यहाँ पर उससे ट्रिगर हो जाता है जहाँ पर गुस्से में आकर वो कांची ग्लास फेंकता है एंड जेनी को हाथ में लग जाती है, तो फिर छान का गुस्सा भी यहाँ पर बढ़ जाता है। बट तब तक वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो कि वहाँ पर वही स्पेशल असिस्टेंट के साथ में होते हैं। असिस्टेंट को देखते ही यहाँ पर तो उसकी पैंट गीली हो जाती है, मगर एक बार फिर से जेन की बेइज्जती जो हो गई होगी ह्यू कंपनी के सामने। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लग जाता है कि लगता है लास्ट टाइम की चीजें तुम्हारे लिए इनफ नहीं थी एंड अभी तक तुम यहाँ पर वही मैनरलेस पर्सन हो जो कि सभी के साथ यहाँ पर मिलकर एक बेचारे पर्सन को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब वो सभी के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है कि मैंने कुछ नहीं, इन लोगों ने अपने मुंह से इनकी बेइज्जती की है। तो वो लोग भी यहाँ पर प्रूफ दिखाने लग जाते हैं कि इस इंसान ने हमें यहाँ पर पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। असिस्टेंट यहाँ पर कहता है कि लगता है मिस्टर पोजन आपके दिमाग में कोई बातें पल्ले नहीं पड़ रही है, तो फिर हमें यहाँ पर आपको पनिश करना पड़ेगा या फिर खुद आप अपने आप को पनिश करेंगे। एंड तब यहाँ पर जेन माफी मांगते हुए खुद ही को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, खुद ही की गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है एंड खुद ही को थप्पड़ मारकर वो चला जाता है यहाँ पर असिस्टेंट से माफी मांगने के लिए। असिस्टेंट कहता है कि तुम गलत इंसान से माफी मांग रहे हो, चलो क्यों ना अगर मिसेस जेनी यहाँ पर तुम्हें माफ कर देती है तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा और लेट को कर दूंगा। बट जेनी यहाँ पर उसे माफ करने के लिए रेडी नहीं थी बिकॉज उसने यहाँ पर उसके टेम्पलेट को फेंका और उसके साथ साथ यहाँ पर उसकी बेइज्जती भी की, उनके धंधे की बेइज्जती की है, तो जेनी उसे इतने आसानी से माफ कैसे कर देगी। जेन यहाँ पर जेनी के पास जाता है एंड धीमी आवाज में यहाँ पर वो उसे धमकी दे रहा था कि चुपचाप मुझे माफ कर दो वरना अकेले तुम्हारा हस्बैंड कहीं दिख गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा।
ये बातें यहाँ पर चांद सुन लेता है एंड कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम तो मुझे टच करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो, तो मुझे जान से मारने की बात तो सपने में तुम नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते हो। और ये बात मेरी हैसियत की, तो इस बार यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस इवेंट में मैं भी पार्टिसिपेट करने का सोच रहा हूँ। ऐसा कहकर वो असिस्टेंट को मुझे थमा देता है एंड जेन यहाँ पर हंसने लग जाता है जोर जोर से कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा स्टार्टअप यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस वालों तक पहुंच पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम्हें यहाँ पर वहीं तक सपने देखने चाहिए जहाँ तक तुम्हारे पैर पहुंच रहे। उप्स, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पैर तो कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट होता है जैकी चान की बात से एग्री करता है और तब यहाँ पर जेन उसे समझाने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम मुझे समझा रहे हो तो ये चीज गलत है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सही डिसीजन नहीं ले सकता? जेन कहता है कि नहीं नहीं, आप जरूर यहाँ पर सही डिसीजन ले सकते, मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। एंड यहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है, इतनी खुश कि यहाँ पर वो चान को गालों पर एक किस भी देती है। वो किस जो कि यहाँ पर चान को एक स्टैचू ही बना देता है। उसे चीजें प्रोसेस ही नहीं होती, यानी कि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जेनी ने यहाँ पर उसे किस जो किया है। वही दूसरे यहाँ पर रात आ रही होती है जहाँ पर वो लोग गार्डन में थे। जेनी यहाँ पर सारा सेटअप कर रही होती और वो चान को बता रही थी कि चान उसकी लाइफ में लकी स्टार बनकर आया हुआ है। चान कहते कि अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहिए? जैसे यहाँ पर वही कहता है, जेनी उसे किस कर उसका रिवॉर्ड दे देती है एंड इस बार इस किस को इंटरप्ट करने के लिए कोई बीच में नहीं आता। भाई दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जियांग परिवार के घर का सीन जहाँ पर अंकल आंटी को एक बार फिर से इनवाइट आता है। लेकिन ये जो इनवाइट था, इस बार उस इनवाइट का एड्रेस चेंज कर दिया गया था, यानी कि लोकेशन हैप्पी फार्म कर दी गई थी। इससे यहाँ पर जैसी को समझ आ जाता है कि ये तो वही विलेज है जहाँ पर उस लिटिल बिच ने शादी की है, यानी कि यहाँ पर जेनी ने। अब अंकल आंटी इसी बात पर डिस्कशन करना शुरू कर दिए थे कि आखिर होने क्या वाला है। बट जेंसी को इतना तो पता होता है कि वहाँ जाकर उसे जेनी को लाइमलाइट चुराने नहीं देना और उसकी बेइज्जती करके रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पे जेनी की मॉर्निंग बहुत अच्छे से हो रही थी, बिकॉज़ उसे यहाँ पर चांद की मसल्स फील करने मिल रहे थे। चांद कहते कि क्यों, तुम्हें मजा आ रहा है? जेनी बोलती कि बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे वो चांद का फेस देखती है, वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है एंड शर्माते हुए तो वहाँ से भागी जाती काम का बहाना देकर। चांद को तो धीरे रियलाइज हो जाता है कि इसकी वाइफ कितनी क्यूट है। बाद में यहाँ पर जैसे आ जाती है उस विलेज में जहाँ पर वो जेनी को काम करता देखती है, तो चले जाती है उसकी शादी यहाँ पर भंग करने के लिए, उसे यहाँ पर टॉर्च मारने के लिए, ये कहने के लिए कि देखा जेनी, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी जगह पता चली है ना कि आगे तुम कहाँ पर डिजर्व करती हो। जेनी बोलती कि ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तो नॉर्मल खेती कर रही हूँ, अब इसमें भी तुम्हें चीजें डिस्गस्टिंग नजर आ रही है तो तुम्हारे देखने का नजरिया ही पूरा खराब है। ऐसे कहकर यहाँ पर उसके पास जाती है एंड कहती कि ज्यादा बड़बड़ाओगी तो ये जो गंदा बकेट दिख रहा है पानी से भरा, तुम्हारी मुंह पर डाल दूंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे फेस को क्या ही हो जाएगा, प्लास्टिक का जो फेस है। ये सुनते यहाँ पर जैसी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि तुम्हें पता नहीं है ये परिवार के साथ हमारा अभी अभी रिश्ता जुड़ा है, देखना अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम हमारे साथ ये सब कुछ कर रही हो तो तुम्हें और तुम्हारे उस डिसेबल हस्बैंड को दोनों को जेल भिजवा दूंगी। यहाँ पर चानी सभी बातें सुन लेता है एंड सोच रहा था कि ये परिवार का जियांग परिवार के साथ कौन सा रिश्ता है। एंड इतने में यहाँ पर वो चिड़चिड़ी आंटी आ जाती है जो कि जेनी को अंकल कहने लगती है कि देखो तुम यहाँ पर आए हुए मेहमानों के साथ में ऐसी बातें नहीं कर सकती, अभी के से माफी मांगो अपनी बदतमीजी के लिए। चान मना कर देता है एंड कहते कि मेरी वाइफ किसी एरिका से माफी नहीं मांगने वाली है, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। एंड दोनों यहाँ पर लवी कपल्स बन जाते हैं जिन्हें देखकर आंटी और जेसी दोनों के दोनों को गुस्सा आ रहा था। चान वहाँ से जेनी को चलने के लिए कहता है, जेनी मुंह बनाकर जाती है। अब जैसे तो यहाँ पर इस आंटी को देखकर समझ जाती है ये आंटी भी यहाँ पर जेनी को उतना ही हेट करती है जितना मैं, तो वो उनके साथ में यहाँ पर प्लानिंग बनाने लग जाती है कि आखिर कैसे वो लोग यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे जेनी को नीचे दिखाने के लिए। एंड बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी थी, सभी के सभी मेन गेस्ट आ चुके थे। एंड तभी यहाँ पर चान उन सभी को बता रहा था कि आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल फार्म हाउस का ओनर हूँ, मेरी असली पहचान मिस्टर यूचन को भूल जाइए। वो सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि दूर से यहाँ पर टेलीस्कोप की मदद से सभी सब कुछ देख रहा था एंड सोच रहा था कि सभी लोग इस व्हील चेयर के सामने यहाँ पर क्यों मुंह डाउन करके उसे इतना रिस्पेक्ट दे रहे। लेकिन जब असिस्टेंट आगे बैठता है तो उसे लगने लगता है कि सभी लोग असिस्टेंट को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, ना कि यहाँ पर चान को। और वो चला जाता है उन सभी लोगों से बात करने के लिए, बिकॉज सभी यहाँ पर हाई फाई कंपनी के प्रेसिडेंट्स एंड सीईओज होते हैं। वो उन सभी के साथ यहाँ पर सोशलाइज करना चाहता था, पर उन सभी को ऑलरेडी यहाँ पर जेन के बारे में पता होता है कि कैरेक्टर वाइज और मैनर्स वाइज वो एकदम अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसे कोई भी भाव नहीं देता एंड सभी इग्नोर करके चले जाते हैं। एंड जब वहाँ पर आ जाती है जेसी जेनी को सताने के लिए, जेनी यहाँ पर से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जैसी बोलती कि लगता तुम्हें पता नहीं है, हम भी उन परिवारों में से बिलोंग करते हैं जिसे आज यहाँ पर इस खास इवेंट के लिए इनवाइट किया गया। लेकिन गेस करो क्या, ये तुम इस इवेंट में यहाँ पर जाना डिजर्व भी नहीं करती। जेनी यहाँ पर हंसने लगती है एंड कहती कि लगता तुम भूल रही हो जहाँ तुम आई हो वो इवेंट हमने ही ऑर्गेनाइज करवाया एंड हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो फिर हम चाहे तो फिर तुम्हें यहाँ से बाहर भेज भी सकते हैं।
जैसी बोलते कि ऐसा तो नहीं कर सकते। एंड तब तक तो वो आंटी भी आ जाती है, जिसके साथ यहाँ पर जैसी ने मिलकर प्लानिंग की थी। एंड आंटी यहाँ पर अपने आदमियों को लेकर आती है ताकि वो जेनी को डरा धमका सके, पर ऐसा होता नहीं है। जेनी तो उन सभी लोगों को पैसे देने के लिए बैठी थी ताकि यहाँ पर वो लोग जेनी की बातें सुन ले, लेकिन जैसे इशारे करती है पैसे बढ़ाने की, तो वो लोग यहाँ पर जेनी के पास नहीं जाते। और दूसरे यहाँ पर जेनी छान को कॉल करके क्लियरली बता देती है कि कुछ लोग हैं जो कि पार्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं एंड मैं इन लोगों को बाहर निकाल कर रहूंगी। तब तक कॉल कट हो जाता है। वो क्लियरली कह रही थी कि देखो चीजें यहाँ वहाँ करने की कोशिश की तो मैं बता देती हूँ, ये घर ये गार्डन सब कुछ मेरा है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं सीधा यहाँ पर पुलिस को कॉल लगा लूंगी। तब आंटी यहाँ पर प्रॉपर्टीज के पेपर्स दिखाने लग जाती है और बता दिया कि तुम क्या करोगी, ये घर अब मुझे मिल चुका है, मुझे बेच दिया गया, जिस पर अब मेरा हक है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, करवा सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने लड़कों को भेज देती है पूरा का पूरा एंटायर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने के लिए। जेनी यहाँ पर उन सभी को रोकने लग जाती है एंड आंटी यहाँ पर जेनी के साथ फिजिकल फाइट मारने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर चांद सभी लोगों के साथ आ जाता है। तो सभी लोग यहाँ पर जेनी को बड़ी अच्छे से ग्रीट करते। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर जेसी घबराने लग जाती है। जेनी चांद से पूछती कि ये सभी कौन है, तब चांद बताता है कि ये सभी तो आज के गेस्ट है। वो लोग बहुत पोलाइट हैं, सभी को ऐसे ही ग्रीट करते हैं। तब जाकर यहाँ पर जेसी की सांस में सांस आती है, बिकॉज कुछ पल के लिए तो जेसी को ऐसा लगा जैसे चांद के पास कुछ ज्यादा कनेक्शंस है एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पर आंटी सभी को बताने लग जाती है कि ये प्रॉपर्टी अब वो ओन करती है, तो वो जो चाहे वो यहाँ पर कर सकती है एंड जो कुछ भी चाहे वो हो सकता है, बिकॉज अब ये प्रॉपर्टी छान को और जेनी को बिलोंग नहीं करती। तब यहाँ पर जेनी कहने लग जाती कि हम में से किसी ने तो सेल किया ही नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे यहाँ पर ये चीजें तुम ओन कर सकती हो। एंड तब यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। छान यहाँ पर उनके आदमियों को पिटवाना शुरू कर देता है एंड तब यहाँ पर गुस्से में आकर आंटी लकड़ी से जेनी पर वार करने वाली थी, वो तो छान यहाँ पर व्हील चेयर से फाइनली उठकर उसे बचा लेता है एंड छान को खड़ा देख यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। अब असिस्टेंट को तो पता होता है बाकी लोगों को भी, लेकिन जैसे और भाग्य को नहीं। एंड सभी लोग यहाँ पर मिलकर छान से कहने लग जाते हैं कि आपके साथ तो मिरेकल हो गया, इससे कहते हैं कि पावर ऑफ लव, एंड पावर ऑफ लव की वजह से आज आप यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े हो गए। जेनी भी उनकी बातों में आ जाती है एंड वो खुश हो जाती है कि छान अब यहाँ पर ढंग से खड़ा हो पा रहा है। वो दिल से हग ही करने लगती है एंड अपने बॉस को अपनी प्राइवेसी देने के लिए छान सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है इशारे में, तो असिस्टेंट वहाँ से सभी को लेकर जाने लग जाता है। जेनी तो यहाँ पर छान को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज वो बहुत खुश थी कि अब यहाँ पर छान चल चुका रहा है। और अब दूसरा बात है यहाँ पर नेक्स्ट एक हम सीन देखते हैं जहाँ पर जान जेनी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, बट जेनी यहाँ पर कॉल नहीं पिक कर रही होती। तब तक उसे जेसी का कॉल आ जाता है, जिसे जेनी के बारे में यहाँ पर पता होता है। तो वो लोग तुरंत यहाँ पर चली जाते हैं होटल रूम के बाहर, जहाँ पर अंदर से अलग अलग मेंस की आवाज आई थी और साथ साथ एक लड़की की भी। और इसी वजह से यहाँ पर जेसी जेनी के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देती है कि लगता है यहाँ पर वो अपने सो कॉल्ड प्यारे जीरस हस्बैंड पर चीट करती आ रही है। अब यहाँ पर जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज उसे भरोसा होता है कि जेनी ऐसा नहीं कर सकती। एंड एकदम यहाँ पर जेनी साइड से आ जाती है ढेर सारे स्नैक्स लेकर। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड जैसे यहाँ पर दरवाजा ओपन होता है वैसे पता चलता है कि जेनी तो यहाँ पर अपने काम से आई थी, जहाँ पर वो लाइव स्ट्रीम पर लोगों को यानी कि हैंडसम बॉयज को सेटअप करी थी अपनी चीजों को यहाँ पर सेल आउट करने के लिए। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जेसी को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज जेसी तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस के साथ आई थी रिपोर्टर्स को भी लेकर। एंड यहाँ पर जेनी क्या करती है, वो यहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है जहाँ पर जेसी ने लोगों से कॉल पर बात की थी ताकि वो लोग यहाँ पर जेनी का फायदा उठाए और तब वो रिपोर्टर्स को लेकर आए और जेनी का नाम हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाए। जैसे ये चीजें बाहर आती है वैसे यहाँ पर जेसी को अपना मुंह छिपाकर भागना पड़ता है, बिकॉज रिपोर्टर्स उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि ये तो सारी सोची समझी साजिश इस लड़की की थी। वही दूसरा बात भी यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर छान को पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर जेनी के अंकल ने जानबूझकर उसके मॉम डैड की चीजों पर हड़प कर रखा हुआ है, सब कुछ अपने नाम पर कर रखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर वो चली जाती है उन्हीं की कंपनी को, उन्हीं का सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि कभी उनका था ही नहीं। वो सब कुछ यहाँ पर जेनी की बैंड्स को बिलोंग करता था और अब यहाँ पर जेनी को। तब तक हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर जेनी जाती थे मिसेस यू बनकर एंड तब वो लोग यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाते, बिकॉज वो लोग मिसेस यू यहाँ पर जेसी को कंसिडर कर लेते उसके लग्जरियस कपड़ों की वजह से। एंड तब यहाँ पर जेसी अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो लोगों से कहती कि ऐसे गरीब लोग अगर यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं अंदर आना चाहती। तो वो लोग जबरदस्ती उसका सारा सामान और जेनी को बाहर निकाल रहे होते, बट तब तक वहाँ पर जान आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ किसकी हिम्मत है जो मेरी वाइफ को यहाँ से बाहर निकालना चाहता है। और ये सुनते यहाँ पर सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते। जेनी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता एंड यहाँ पर जेसी कंप्लीटली शॉक हो जाती है, बिकॉज उसे तो समझ आ जाता है कि ये मिस्टर ह्यू चैन है। तब तक यहाँ पर वो अंकल आंटी भी आए थे इनविटेशन कार्ड लेकर, पर जान यहाँ पर उनके इनवाइट को फाड़ देता है एंड कहते हैं कि ये कंपनी तो क्या अब यहाँ पर पूरे कंट्री में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो कि आपका साथ देगी आपकी गलत चीजों के लिए। ऐसे कहकर वो उन्हें वहाँ से बाहर भगा देता है। एंड तब यहाँ पर वो जेनी को अपनी रियलिटी बताता है। जेनी यहाँ पर उदास नहीं होती, बल्कि खुश हो जाती है कि उसका हस्बैंड यहाँ पर रिच निकलता है, अब उन्हें ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यूचन यहाँ पर जेनी को लेकर एक स्मॉल जगह पर चला जाता है जहाँ पर ढेर सारे टेडी बेयर्स होते हैं एंड ये सब कुछ यहाँ पर यूचन ने जाने के लिए प्रिपेयर किया था ताकि
ताकि वो जेनी को यहाँ पर इम्प्रेस कर सके। जेनी से वो यहाँ पर पूछने लग जाता है कि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझ पे गुस्सा नहीं हो, मैंने अपनी आइडेंटिटी और सब कुछ तुमसे छुपाया। जेनी कहती है कि मैं अपसेंट जरूर हूँ कि तुमने छुपाया, लेकिन मैं इतना तो समझ सकती हूँ कि कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। एंड तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जान जानबूझ कर इसे कुछ कर रहा था। मेरे को शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो जेनी की नहीं जेसी की थी। एंड यहाँ पर वो जेसी को यहाँ से भगाना चाहता था, बट जेनी वहाँ पर आई जिससे उसकी लाइफ को, उसकी लाइफ के पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली बदल कर रख दिया। जेनी कहते कि देखा, आप देखना हम दोनों कितना खुशी खुशी फ्यूचर में भी और भी ज्यादा पैसे कमाएंगे। एंड तभी यहाँ पर पता चलता है कि दोनों एक दूसरे पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब इधर से यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट आ जाता है जियांग परिवार के घर पर। अब घर वालों को लगा था कि उनके पास सभी ज्वेलरीज कर जो कुछ भी बचे उन्हें सेल करके वो लोग वापस से अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो ज्वेलरीज और वो जो घर है वो सब कुछ जेनी के मॉम डैड को बिलोंग करता है। एंड यही लोगों ने वो सब कुछ उनसे छीन लिया था उसके डेथ के बाद और जेनी को कंट्री साइड भेज दिया था अकेले बड़े होने के लिए, यानी कि हॉस्टल में। तो बस इसे जाकर यहाँ पर उनका सब कुछ उनसे छीन जाता है। इनफैक्ट जो लगेज उन्होंने पैक किया भी था वो लगेज तक वो उन्हें ले जाने नहीं देता और वहाँ से अकेले ही छोड़ देता है। तब यहाँ पर जेसी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी और चान को देखते हैं जो कि मस्त से अपने कपल्स देखकर एंजॉय कर रहे थे, बोबा टी पी रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। लेकिन अचानक से एक पल में यहाँ पर जेनी गायब हो जाती है। चान भी यहाँ पर घबराने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स किडनैपिंग के बगैर तो यहाँ पर ड्रामा अधूरा ही रहता है। जैसे यहाँ पर जेनी को किडनैप कर लेती है एंड वो यहाँ पर चाहती थी कि चान अपनी जिंदगी दे दे। चान तब यहाँ पर उसे सब कुछ देने के लिए था, पैसा, घर, सारी चीजें। पर जेसी को पता होता है कि अगर वो सभी चीजों को एक्सेप्ट कर कर जेनी को छोड़ देगी तो उसके बाद तो जेल जाना पक्का ही है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम अपनी जान दे दो, मैं इसे छोड़ दूंगी, क्योंकि उसे पता होता है कि जेसी के पास यहाँ पर उसका सब कुछ छीना गया और जेनी के पास उसका सब कुछ छान है। अगर वो मर जाएगा तो जेनी भी सेम पॉइंट ऑफ लाइफ में आकर रह जाएगी जिस पॉइंट ऑफ लाइफ में यहाँ पर जेसी है। तब यहाँ पर चान तो कूदने के भी रेडी था, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे मना करने लग जाती है। वह दूसरा जेसी का ध्यान भटकता है, वैसे यहाँ पर चान जेनी को बचा लेता है एंड जेसी को यहाँ पर पुलिस के हवाले कर देता है। अब जेसी रेडी थी सब कुछ लेने के लिए, पर यहाँ पर चान कहता है कि नहीं, तुम लो या ना लो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जेल तो तुम जाकर जाओगी मेरी वाइफ को हर्ट करने के लिए। अब इन सब के बाद में यहाँ पर वो सभी विलेजर्स के साथ मिलकर एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर वो लोग विलेजर्स को थैंक यू बोल रहे थे उनका साथ देने के लिए। लेकिन हाँ, उसमें वो चिड़चिड़ी वाली आंटी बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड फिर उन्हीं के सामने यहाँ पर चान वैसा ही प्रपोजल जेनी को देता जैसा यहाँ पर जेनी चाह रही थी। जेनी भी यहाँ पर खुशी खुशी शादी के लिए हाँ बोल देती है एंड दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा इसी तरीके से हैप्पीली बन जाता है।